हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 6 द्वितीयक क्रियाएं। ये मानव भूगोल के मूल सिद्धांत बुक का 6 चैप्टर है। और क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है तो ये चैप्टर हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है और अभी हम पहले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने इससे पहले जो चैप्टर किया था प्राथमिक क्रियाएं, उसमें हमने बात करी थी आर्थिक क्रियाओं के बारे में। और जब हमने आर्थिक क्रियाओं की बात करी थी तो उसमें हमने कई तरह की आर्थिक क्रियाओं के बारे में विचार किया था। अब उसी में से हम द्वितीयक क्रियाओं को आज यहाँ पर समझेंगे। अब द्वितीयक गतिविधियाँ या द्वितीयक क्रियाएं प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ाने की का कार्य करती हैं और इसलिए ये बहुत ही विशेष हैं। और इनके कारण हम देखते हैं कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिल रहे हैं, जो हम प्राथमिक क्षेत्र में भी, चाहे हम फसलें उगा रहे हैं, चाहे हम जंगल से लकड़ी काट रहे हैं, हम उसके मूल्य में वृद्धि करके अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर समझेंगे। गन्ना अगर हम खेत में उगाते हैं और हम डायरेक्टली गन्ने को बेचने जाते हैं तो हमें उतना मुनाफा नहीं होगा। मगर अगर इस गन्ने से हम चीनी बना देते हैं, शुगर बना देते हैं, तो जब हम इस चीनी को बाज़ार में बेचेंगे तो हमारा मुनाफा काफ़ी ज़्यादा होगा। इसी तरह से अगर हम कपास की बात करें या जो नॉर्मल जिसको हम रुई बोलते हैं, आप सबको पता होगा कि उसकी कीमत कितनी कम होती है। मगर वही रुई जब कपड़े के रूप में परिवर्तित कर दी जाती है, उसको हम सूती कपड़ा या कॉटन टेक्सटाइल में चेंज कर देते हैं, तो उसके मूल्य में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। तो द्वितीयक क्रियाएं यही कार्य करती हैं। जो चीज़ें हमें प्राकृतिक क्रियाओं से मिल रही हैं या डायरेक्टली प्रकृति से मिल रही हैं, उसमें हम मूल्य वृद्धि करके कुछ और नया बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर इस एक और चीज़ समझने वाली होगी कि जो भी राष्ट्र या जो भी देश प्राथमिक क्रियाओं से जो हमें सामान मिल रहा है, जो चीज़ें मिल रही हैं, जब हम उसका आयात करते हैं तो हमारे पास में उसका उसका निर्यात करते हैं तो हमारे पास में जो आय आती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। जैसे इंडिया आज भी जो है वो कच्चा माल, जो कृषि से आया कच्चा माल है, उसको ही बाहर देशों में भेजता है, निर्यात करता है। और इसीलिए हमारी जो आय है, जो हम आय कमा सकते हैं, उससे काफ़ी कम हम कमा रहे हैं। जबकि अगर हम जो जितने भी हमारे विकसित देश हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो सामान कौन सा बेचा जाता है, विनिर्माण का, जिसमें हमने मूल्य में वृद्धि करी है। इसीलिए उनको मिलने वाली आय भी यहाँ पर अधिक रहती है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि द्वितीयक क्रियाएं कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द्वितीयक क्रियाओं को हम विनिर्माण भी कहते हैं। इसमें एक छोटी सुई से लेकर के या हस्तशिल्प की कोई भी आइटम से लेकर के बड़े बड़े विमान बनाने तक, अंतरिक्ष के यान बनाने तक सब कुछ सम्मिलित हो जाता है। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि विनिर्माण का तात्पर्य या अर्थ आखिर है क्या। अगर हम विनिर्माण की बात करें तो विनिर्माण शब्द का शाब्दिक अर्थ है हाथों से बनाना। मगर अब तो हम देखते हैं कि उत्पादन मशीनों से भी होता है, तो इसीलिए अब हमने इसकी डेफिनेशन को थोड़ा इंक्रीज कर दिया है और अब इसमें मशीनों द्वारा बनाए गए सामान को भी हम शामिल करते हैं। तो विनिर्माण बेसिकली वो कार्य है, वो गतिविधि है या वो प्रक्रिया है जिसमें हम हाथों से या मशीनों से सामान बना रहे हैं। और ये सामान क्या है? जो प्राथमिक गतिविधियों से हमें सामान मिला उसके मूल्य में संवृद्धि है या वृद्धि है। यहाँ पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मूल्य वृद्धि। क्योंकि पूरा विनिर्माण क्षेत्र अगर किसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमता है तो वो है मूल्य वर्धन। सो कच्चे माल के मूल्य में वर्धन करके तैयार माल में बदला जाता है। जैसे गन्ने से हमने बनाई चीनी, कपास से हमने बनाया सूती वस्त्र। और जो भी हम सामान बनाते हैं उसको हम उसका हमारा उद्देश्य क्या है, उसकी बिक्री करना। क्योंकि जब हम कारखानों में सामान बनाते हैं तो वो बहुत बड़ी मात्रा में हम सामान बना रहे हैं और इसीलिए उसको बेचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप अदरवाइज़ उसका करेंगे क्या? हज़ारों की संख्या में अगर रोज़ शर्ट बन रही हैं किसी कारखाने में या खिलौने बन रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं तो बेचना पड़ेगा। तो उत्पादन का उद्देश्य बिक्री करना ही होता है।
इसकी कुछ और सामान्य विशेषताएं क्या है? बिजली का प्रयोग। ज़्यादातर जो हमारे विनिर्माण हैं, अगर हम बहुत ही लघु या कुटीर उद्योग को हम छोड़ दें तो सब बिजली का प्रयोग करते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, कुशल श्रमिक रखे जाते हैं जो किसी भी एक कार्य में दक्ष हो, और मशीनीकृत उत्पादन होता है। आजकल अगर हम बात करते हैं विनिर्माण की, तो ज़्यादातर सारा उत्पादन हमारा मशीनों द्वारा ही होता है। अब इसके बाद में हम समझते हैं उद्योग क्या है, क्या कैसे बनता है उद्योग। उद्योग में हम 3 मुख्य बातों के ऊपर गौर करेंगे। पहली बात, यह एक भौगोलिक रूप में स्थित विनिर्माण इकाई है। मतलब आप चीनी बनाना चाहते हैं, तो चीनी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? कारखाना चाहिए। और वो कारखाना कहाँ स्थित होगा? किसी ज़मीन के टुकड़े के ऊपर ही स्थित होगा। तो ये एक भौगोलिक रूप से जो कारखाना आपने चुना, वो वहाँ पर विनिर्माण का कार्य होगा। दोनों में अंतर समझिए। विनिर्माण एक प्रक्रिया है, मगर उद्योग की अगर हम बात करें तो उसकी एक भौगोलिक प्रेजेंस है, ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है उसकी। आप बिल्डिंग देख सकते हैं कहाँ पर ये उत्पादन हो रहा है। मगर उत्पादन की जो प्रक्रिया है कि चीनी बनने से पहले गन्ने में से रस निकाला जाएगा, उसको उबाला जाएगा, फिर उसमें अलग अलग प्रोसेसेस होंगे, तब जाके चीनी तैयार होगी, फिर वो पैक होगा। तो ये सारा जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये विनिर्माण है। और ये हो कहाँ रहा है? ये हो रहा है कारखाने में, जिसको हम बोलते हैं उद्योग। क्योंकि कारखाने में अब हमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी रखने हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे कई सारे लोग हैं जो काम करते हैं, उनके बारे में उनके सैलरी देनी होती है, या फिर कितना कच्चा माल आया, कितना बना हुआ माल बाहर गया, सारा जो हमने रिकॉर्ड रखा, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है उद्योग का। इसी तरह खाते, जो पुस्तकें बनाई जाती हैं खातों की, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली हम व्यापार कर रहे हैं या विनिर्माण कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हमारे पास में सारे खाते होने चाहिए। तो ये हुआ उद्योग। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझें कि विनिर्माण प्रक्रिया उद्योग से अधिक है। अब यहाँ पर हम कुछ शब्द जो हैं आम बोलचाल की भाषा में एक एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर अभी हमने समझा विनिर्माण वो प्रक्रिया है जिससे हम कच्चे माल के मूल्य में संवृद्धि करके तैयार माल बनाते हैं। उद्योग या कारखाना वो जगह है जहाँ पर विनिर्माण की प्रक्रिया हो रही है। और अब क्योंकि इन दोनों को लोग जो है मिक्स कर देते हैं, इसीलिए हमने एक थर्ड कैटेगरी बनाई है जिसको हम बोलते हैं विनिर्माण उद्योग। अब ये क्यों बनाना पड़ा, ये एक अलग शब्द क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि जब तक हम रासायनिक उद्योग की बात करते हैं या हम लोहा इस्पात उद्योग की बात करते हैं, तब तक हमारे दिमाग में कारखाने ही आते हैं। मगर अगर हम बोले पर्यटन उद्योग, अगर हम बोले मनोरंजन उद्योग, जैसे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, टूरिस्ट इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मगर इंडस्ट्री तो नहीं है ये यहाँ पर कोई कारखाना तो नहीं है। इसीलिए हमने इनको अलग करने के लिए अब हम जिस शब्द का उपयोग करते हैं वो है विनिर्माण उद्योग। तो आपको इन सब में अंतर लगता है, मुझे समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आधुनिक बड़े पैमाने पर विनिर्माण की विशेषताएं। अब वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण, बड़े पैमाने पर मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर विशिष्टीकरण है, तो उसकी क्या विशेषताएं हैं वो एक एक करके समझते हैं। कौशल का विशिष्टीकरण, उत्पादन की विधियाँ। अगर हम बात करें आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योगों की, तो वहाँ पर एक ही तरह का सामान बड़ी मात्रा में बनाया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में मास प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, आपकी एक एक चीज़ को 10 अलग तरह से बनाएं, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि अगर हम शिल्प उद्योग की बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है, जिसको जैसा चाहिए वैसा डिज़ाइन वो चीज़ों के ऊपर बनवा सकते हैं। मगर जब मशीनों से चीज़ें बन रही हैं, तो मशीनों में एक तरह की हम सेटिंग कर देते हैं, जिससे एक ही तरह का जो उत्पादन है भारी संख्या में निकले, बड़ी संख्या में निकले, और जो मजदूर होते हैं
उनको भी, जो श्रमिक हैं उनको भी एक ही तरह के कार्य में विशिष्टीकरण करना होता है या उनका स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे कि अगर कोई शर्ट बनाने का कारखाना है तो वहाँ बटन टाँकने वाला एक इंसान है, एक है जो सदा बटन ही टाँकेगा, एक है जो कॉलर को सिल रहा है वो कॉलर को ही सिलेगा, एक है जो बाजू बनाकर लगा रहा है वो बाजू ही बनाकर लगाएगा। तो सबके कार्य डिवाइडेड होते हैं और उनको उसी में स्पेशलाइजेशन हासिल होती है। जो कार्य होता है वो मशीनों की मदद से होता है, इसको हम मशीनीकरण या यंत्रीकरण कहते हैं। अब तो हम देखते हैं कि अब तो स्वचालित मशीनें आ गई हैं जिसको हम इंग्लिश में ऑटोमेशन भी बोलते हैं। तो स्वचालित मशीनों का जो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, आपको इंसानी लेबर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी पड़ती। अगर आपको नहीं भी लेबर मिल रहा है, आपके पास में रोबोटिक आर्म्स हैं तो आप कोई भी काम आराम से करा सकते हैं। जैसे जो कार बनाने के कारखाने होते हैं, अगर आपने कभी उनका कोई वीडियो देखा हो या कोई बॉटलिंग प्लांट का आपने वीडियो देखा हो तो आप देखेंगे कि वहाँ पर सेटिंग होती है मशीनों की। जैसे घर में हमारे पास में वॉशिंग मशीन है या माइक्रोवेव ओवन है, तो उसमें हम एक तरह की कोई भी सेटिंग का बटन दबाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मशीन काम करती है। तो बिल्कुल वैसे ही बड़े बड़े कारखानों में भी अलग अलग मशीनों का अलग अलग काम है जो इसमें ऑलरेडी प्रोग्रामिंग है। आपको सिर्फ कुछ बटन दबाने हैं और वो मशीन पूरा दिन उसी तरह का काम करती रहेगी। तो ये मशीनीकरण या यंत्रीकरण जो है ये उत्पादन की लागत को काफ़ी हद तक कम करता है। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी नवाचार। प्रौद्योगिकी नवाचार मतलब इनोवेशन। आप कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं, कुछ सुधार करने की कोशिश करते हैं कि हम जो भी कच्चा माल जैसे यूज़ कर रहे हैं उसमें कम से कम उसको ख़राब कर किया जाए, उसमें वेस्टेज बहुत कम हो, या अगर प्रदूषण हो रहा है तो उसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ रिसर्च और डेवलपमेंट, जिसको R&D बोलते हैं, कि कुछ नई युक्तियाँ हम निकालते रहें जिससे हमारा जो विनिर्माण है वो और बेहतर बनता जाए। ये आजकल आप देखेंगे तो हर इंडस्ट्री में एक ये अलग विंग होता है जिसको हम R&D या रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग बोलते हैं, जिसका काम ही ये है कि नए नए सुधार करो। फिर आता है संगठनात्मक संरचना और स्तरीकरण। यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि क्योंकि इंडस्ट्री या विनिर्माण एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, तो इसीलिए एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र है। और इसमें हम जो जो मशीनें यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं। इसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनका श्रम विभाजन बड़ा ही सटीक है। जैसे मैंने अभी आपको शर्ट का एग्जाम्पल दिया था, पूंजी की लागत बहुत अधिक इसमें लगती है। बड़े संगठन हैं, प्रशासनिक अधिकारियों का वर्ग है, एक मैनेजर हो गए, मैनेजर के नीचे छोटे मैनेजर हो गए, फिर और छोटे वर्कर हैं, फिर नीचे जाते जाते मजदूर हैं, फिर आपके सपोर्ट स्टाफ हैं। तो बहुत बड़ा स्तरीकरण है, लेवल्स के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह की संरचना हमको सारे आधुनिक बड़े विनिर्माण में दिखाई देती है। लास्ट आता है असमान एवं अनियमित भौगोलिक वितरण। जैसे कि जब हमने जनसंख्या के बारे में पढ़ा था तब भी हमने बात करी थी कि विश्व की जो जनसंख्या है वो केवल 10% भाग को ऑक्यूपाई करे हुए है। उसी तरह से अगर हम उद्योगों की बात करें तो वो भी जो स्थलीय भाग का सिर्फ 10% पर ही उनका विस्तार है, मगर बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जो है रोज़गार मिलता है। कारण क्या है? अगर आप खेती करते हैं तो आपको कई एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है और उसमें आप 10 से 15 लोग ही रखेंगे। मगर अगर आप एक इंडस्ट्री खड़ी करते हैं, एक उद्योग लगाते हैं, तो कम जगह पर आप बिल्डिंग खड़ी करके उसमें मशीनें लगा करके उद्योग शुरू कर सकते हैं और उस कम स्थान पर भी आप ज़्यादा लोगों को वहाँ पर जो नौकरी देंगे। तो ये असमान वितरण है, हर जगह समानता से नहीं है। कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि कोई उद्योग कहाँ पे लगाया जाएगा, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अब ऐसा नहीं है कि किसी का कहीं भी मन करेगा तो उद्योग लगा देगा। उद्योग लगाते समय हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है बाजार तक पहुंच। यहाँ पर आपकी पुस्तक में एक शब्द दिया है बाजार तक अभिगम्यता। तो अभिगम्यता को मैंने एक सिंपल वर्ड से यहाँ पर चेंज कर दिया पहुंच, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सेस। तो बाजार तक पहुंच या एक्सेस टू मार्केट। अब आप जो भी सामान बना रहे हैं विनिर्माण में, जैसे कि हमने बात करी कि वो हम बेचने के लिए बना रहे हैं,
और अगर बेचने के लिए बना रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास बाज़ार हो। अब बाज़ार होता क्या है? बाज़ार ऐसे लोगों का समूह है जो सामान की डिमांड कर रहे हैं, जिनको उस सामान की ज़रूरत है, जो हम बना रहे हैं कारखानों में, और उनके पास में क्रय शक्ति भी है, खरीद भी सकते हैं वो। ऐसा ना हो कि आपने बनाई तो कार है, आप मर्सिडीज़ की कार बना रहे हैं और बेच रहे हैं गाँव में, तो वहाँ पे तो लोग बैलगाड़ी या ट्रैक्टर खरीदेंगे, वो आपसे कार क्यों खरीदेंगे इतनी महँगी? तो बाज़ार, आप जो वस्तु बना रहे हैं उसका बाज़ार कितनी दूर है? क्या आप जो आपका यातायात पे जो पैसा लगने वाला है, जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, उसको हम किस तरह से कम रख सकते हैं, ये सबसे पहले देखा जाता है। उसके बाद में आता है कच्चे माल तक पहुंच या कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। अब यहाँ पर समझने वाली बात होगी कि बाजार और कच्चा माल, एक आइडियल सिचुएशन अगर हम देखें तो बाजार और कच्चे माल के क्षेत्र से बराबर दूरी पर ही हमारा उद्योग होना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। कई ऐसे उद्योग हैं जिनमें उपयोग होने वाला कच्चा माल बहुत अधिक भारी होता है, और भारी है तो आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। इसीलिए हम उसे इसीलिए हम उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे माल के क्षेत्र के पास में ही इस तरह का उद्योग लगाएंगे, जैसे सीमेंट का उद्योग, लौह इस्पात का उद्योग, क्योंकि इनका कच्चा माल बहुत भारी है। दूसरा, ऐसा कच्चा माल जो कि जल्दी खराब हो सकता है, नष्टशीलता जिसकी अधिक है। तो जैसे कि चीनी बनाने के लिए हमें गन्ना चाहिए। आप गन्ने को, अगर इतना दूरी पर गन्ने का खेत हो कि 3-4 दिन लग जाएँ, तो फिर तो खराब हो जाएगा गन्ना। अगर 1 हफ्ता, 2 हफ्ता लग गया तो गन्ने के अंदर रस की मात्रा कम हो जाएगी। चीनी बनाने की प्रक्रिया बहुत अच्छे से पूरी नहीं हो पाएगी। तो जहाँ कच्चा माल भार छोड़ने वाला, कम होने वाला या नष्टशील है, जैसे कि कृषि उत्पादन का हो गया, दुग्ध उत्पादन वाली चीज़ें हो गईं, तो वो ज़्यादातर कच्चे माल के क्षेत्र के पास ही रखी जाती हैं। तीसरा हमारा आता है श्रम आपूर्ति तक पहुंच। मतलब हमें किस तरह के श्रमिक चाहिए। देखिए, वैसे तो हमें किसी भी विनिर्माण में, किसी भी इंडस्ट्री में कुशल, अकुशल और बहुत अधिक कुशल या अर्धकुशल, सारे तरह के श्रमिक चाहिए होते हैं। मगर हम फिर भी कोशिश क्या करेंगे कि हम ऐसी जगह पर अपना उद्योग लगाएं जहां हमें सस्ते श्रमिक मिल पाए, ताकि हमारी जो लागत है वो कम हो पाए और हमारा मुनाफा अधिक हो। कहीं कहीं पर हमें बहुत ही स्पेशलाइज्ड टाइप के श्रमिक चाहिए होते हैं, विशिष्टीकरण प्राप्त, जैसे कि डायमंड इंडस्ट्री, हीरा उद्योग। अगर हम भारत में बात करें तो सारा हीरा उद्योग जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ मेनली कंसंट्रेटेड है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के श्रमिक बहुत आसानी से उपलब्ध भी हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर जो डायमंड कटिंग वगैरह का काम सिखाते हैं। तो इसीलिए श्रम की आपूर्ति तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर आता है ऊर्जा के स्रोत तक पहुँच। ऊर्जा के स्रोत तक पहुँच में सारी मशीनें किससे चल रही हैं? बिजली से चल रही हैं। तो ऑब्वियसली जहाँ पर बिजली सस्ती होगी, निरंतर मिलेगी, जहाँ पावर कट्स कम होंगे, वहाँ पर लोग अपनी इंडस्ट्री लगाना पसंद करेंगे। इसके बाद में आता है परिवहन और संचार सुविधा तक पहुँच। परिवहन और संचार की हम बात करें तो अभी हमने बात करी बने हुए सामान को बाजार तक पहुँचाने के लिए भी हमें यातायात की सुविधा चाहिए। कच्चे माल को इंडस्ट्री तक लाने के लिए भी यातायात की सुविधा चाहिए। तो हम ऐसे ही जगह पर काम करना पसंद करेंगे जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी है। आप जल्दी से कच्चा माल भी लेकर आ सकते हैं और बना हुआ माल भी बाजार तक पहुँचा सकते हैं। पक्की सड़कें हों, ट्रेन की फैसिलिटी हो, और अगर सड़कों से सामान जा रहा है तो उसके भी प्रबंध हो, तो इसका ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। फिर आता है सरकार की नीति। सरकार की नीति बहुत हद तक डिसाइड करती है कि कहाँ पे कौन सा उद्योग लगेगा। कुछ जैसे कुछ स्टेट्स होते हैं, वो करों में छूट दे देते हैं, या फिर उनके जो उद्योग लगाने के नियम हैं बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, लोगों को परेशान नहीं होना पड़ता ज़्यादा, तो वहाँ पर जो उद्योग लगाने के लिए लोग ज़्यादा जाते हैं। बल्कि और दूसरी तरफ जहाँ पर बहुत अधिक रूल रेगुलेशंस होंगे, मुश्किलें खड़ी की जाएंगी उद्योग लगाने के लिए, ये सर्टिफिकेट लाओ, वो सर्टिफिकेट लाओ, तो लोग पसंद नहीं करेंगे वहाँ पे उद्योग लगाना। तो सरकार की नीति भी एक निर्धारक कारक है कि उद्योग कहाँ पे अधिक लगेंगे, कहाँ पे कम। इसके बाद में एक शब्द आता है जो कि है सम्मोहन अर्थव्यवस्थाएं, तो अर्थव्यवस्थाओं तक अभिगम्यता। इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन। ना अब ये क्या है, जैसे ही कहीं पर कोई एक या दो उद्योग लगने शुरू होते हैं तो उनको आसपास होने के कारण कुछ
फैसिलिटीज़ मिलने लगती हैं। जैसे कि इस समीपता के कारण वहाँ पे अच्छी सड़कें बन गई, तो उसका सारे उद्योग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वहाँ पे कुछ बैंक या बीमा के कुछ ऑफ़िसेज़ खुल गए, वहाँ पे सरकार ने कुछ पॉलिसीज़ में ढील दे दी। तो इस तरह से जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आस-पास होने लगती हैं, तो वो एक ग्रुप बना लेती है, एक समूह बना लेती है, जिसका एडवांटेज, जिसका जो फ़ायदा है सारी इंडस्ट्रीज़ को मिलने लगता है, और इस कारण वहाँ पे और भी ज़्यादा उद्योग आकर्षित होने लगते हैं। तो इसको हम कहते हैं सम्मोहन अर्थव्यवस्थाएँ, और ये भी एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ पर भी अगर हम आगे पढ़ेंगे कि ज़्यादातर जो हैं ग्रुप्स में या समूहों में ही उद्योग जो हैं वो ज़्यादा फ्लरिश करते हैं। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए हैं कि कैसे बाजार, कच्चा माल, श्रम, ऊर्जा, परिवहन, सरकार की नीतियाँ और सम्मोहन अर्थव्यवस्थाएँ किसी भी इंडस्ट्री को प्रभावित करते हैं। अब अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह आप सोचिए कि अगर आपको एक लोहा इस्पात का उद्योग लगाना है, तो आप दिल्ली में नहीं लगाएँगे, आप लगाएँगे जमशेदपुर के आसपास, जहाँ पर आपको झारखंड से कोयला भी मिल जाए, जहाँ पे रानीगंज वाली जो आपकी रेलवे लाइन है, उससे भी आपको फ़ायदा हो जाए। वहाँ से पास में विशाखापट्टनम, कलकत्ता का पोर्ट है, जहाँ से आप तैयार माल विदेशों में भी बेच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, फिर वहाँ पे दामोदर रिवर वैली है, उससे ऊर्जा भी मिल जाएगी, सरकार की नीतियाँ भी अच्छी हैं, और लौह इस्पात का वहाँ पे सम्मोहन भी है। तो इस तरह से इंडस्ट्री जो है वो एक लोकेशन ढूंढी जाती है कि कहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाएगी। इसके बाद एक शब्द आता है स्वच्छंद उद्योग। जैसे कि नाम ही बता रहा है, स्वच्छंद है, ये किसी चीज़ से बंधे हुए नहीं हैं। ना इनको कच्चे माल के क्षेत्र की चिंता है, ना इनको बाज़ारों की चिंता है। ये इतने विविध हैं कि ये कहीं पर भी खोले जा सकते हैं। इनको जो जो सामान चाहिए वो छोटा-छोटा सामान है, जिसको एज़ अ रॉ मटेरियल, एज़ अ कच्चा माल ये यूज़ करते हैं, और कहीं पर भी उसको मँगाया जा सकता है कम लागत में। उत्पादन की मात्रा भी कम है, श्रमिक भी कम है, प्रदूषण या तो होता ही नहीं है या बहुत कम होता है। तो इसीलिए इनको कहीं पर भी शुरू किया जा सकता है। इनके लिए, इनके ऊपर जो अभी हमने पिछले कारक करे, वो ज़्यादा इनके ऊपर असर नहीं डालते। बस इनकी एक जो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है सड़कें, क्योंकि इनको सामान बाहर से मंगाना है, बाहर भेजना है, तो इसीलिए ये कोशिश क्या करेंगे कि अच्छे रोड रूट्स पर ये अपने आप को बनाएँ, ताकि फटाफट से ये जो भी काम कर रहे हैं उसका उससे कच्चा माल लाना, तैयार माल देना सब जल्दी से हो सके। तो इसके ऊपर भी एक छोटा-सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसको भी ज़रूर तैयार करें। अब इसके बाद हम आते हैं विनिर्माण उद्योगों के वर्गीकरण पर। विनिर्माण उद्योगों को कई तरह से हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं, बट इस वीडियो में अभी हम केवल आकार के आधार पर ही बात करेंगे। आकार के आधार पर हम इसे घरेलू या कुटीर विनिर्माण में विभाजित कर सकते हैं, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। अब ये होते क्या हैं? जब हम कुटीर या घरेलू उद्योग की बात करें, जैसे कि शब्द ही बता रहा है घरेलू, मतलब घर में होने वाला, तो यहाँ पर स्थानीय रूप से जो भी कच्चा माल उपलब्ध है उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे कि अगर हम उत्तर पूर्वी भारत की बात करें, तो वहाँ पर बांस बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, तो वहाँ पे बांस से बनने वाली चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। कहीं पर कोई एक अलग तरीके का पेड़ है जिससे हम टोकरियाँ बना सकते हैं, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो उससे टोकरियाँ बनाएंगे। तो जो कुछ भी कच्चा माल वो कहीं दूर से नहीं मंगाएंगे, जो वो खुद जाकर के आसपास की जगह से इकट्ठा कर पाए, केवल वही वो इस्तेमाल करेंगे। उपकरण बहुत सरल होते हैं और ज़्यादातर बिजली से चलने वाले नहीं होते, हाथों से ही काम किया जाता है। स्थानीय बाज़ारों में ही सामान बेचा जाता है, कई बारी तो सिर्फ़ एक-दूसरे से अदला-बदली कर ली जाती है सामान की, तुम टोकरी, तुम्हें चाहिए तुम टोकरी ले लो, मुझे ये इससे बना हुआ कोई कंबल चाहिए तो मैं वो ले लेती हूँ। तो इस तरह से अदला-बदली भी की जाती है या फिर स्थानीय बाज़ारों में बेचा जाता है। श्रम के रूप में परिवार के सदस्य ही काम करते हैं। कोई भी बाहर से कोई श्रमिक को हम पैसे दे करके यहाँ पर नहीं बुलाते, क्योंकि बहुत कम मात्रा में ये सामान बनाते हैं। रोज़मर्रा के उपयोग की चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि हमको मटके चाहिए या हमें बर्तन चाहिए, कोई कपड़े चाहिए, ऊनी वस्त्र चाहिए, थैले चाहिए, टोकरियाँ चाहिए, ऐसी छोटे-मोटे जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनको बनाया जाता है। और ये विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि इसमें कम मात्रा में उत्पादन हो रहा है, घरों में उत्पादन हो रहा है, स्थानीय बाज़ारों में बेच रहे हैं, तो इसको ज़्यादा हम
इससे इसको कमर्शियलाइज़ नहीं कर सकते, इसके ज़्यादा व्यवसायीकरण नहीं हुआ है, व्यापारीकरण अभी नहीं हो पाया है। फिर भी आजकल हम देखें तो हस्तशिल्प को सरकार बहुत ज़्यादा वो बहुत हेल्प कर रही है आगे बढ़ने के लिए। और आप देखो तो कई जगह-जगह पर दस्तकारी मेले लगते हैं, जहाँ पे इस तरह के सामान को बहुत प्रमोट किया जाता है और लोग उसमें काफ़ी अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं छोटे पैमाने के उद्योग। अब यहाँ पर जैसे आप इन पिक्चर्स में देख रहे हो, लकड़ी काटने से, लकड़ी से कुछ बनाना, छोटी-मोटी ज्वेलरी बनाना या फिर सिलाई का काम या फिर कोई बॉटलिंग का प्लांट, ये सब कुछ छोटे पैमाने के उद्योग हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है, चलिए वो भी समझें। कुटीर उद्योग में ज़्यादातर ये गाँव में पाए जाते हैं, जबकि लघु उद्योग शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पे परिवार के सदस्य मजदूरी करते हैं, मगर लघु उद्योग में भले ही श्रमिकों की संख्या कम है, मगर वो बाहर से उनको किराए पर लिया जाता है या वेतन पर लिया जाता है। कुटीर उद्योग में स्थानीय आवश्यकताओं के लिए सामान बनाया जा रहा है, मगर अगर हम लघु उद्योग की बात करें तो वो उनका जो सामान है वो काफ़ी बड़े क्षेत्र में, अगर हम कुटीर से कंपेयर करें तो उससे काफ़ी बड़े क्षेत्र में इनका सामान जाता है। कुटीर उद्योग में बहुत कम पूंजी का निवेश होता है और बड़े ही सरल उपकरण हैं, जबकि लघु उद्योग में निवेश भी अधिक है और बिजली के द्वारा चलने वाली मशीनों से यहाँ पर अधिकतर काम किया जाता है। कुटीर उद्योग में ज़्यादातर घरों में ही काम होता है, मगर और यहाँ पर लघु उद्योग में अगर हम बात करें तो अलग परिसर होता है, छोटी फैक्ट्री होती है जहाँ पे लोग जाकर के काम करते हैं। कुटीर उद्योग को अंशकालिक मतलब पार्ट टाइम के तौर पे भी लोग कर लेते हैं कि खेती कर रहे हैं साथ में, जब जिस समय खेती का काम नहीं है तब वो इस काम को कर सकते हैं। मगर जो लघु उद्योग होते हैं वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, पूर्णकालिक, पूरी तरह से आपको उसमें काम करना पड़ता है। तो ये आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और लघु उद्योग में जो एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार देने की इतनी बड़ी क्षमता है, क्योंकि कम लागत में लग जाते हैं, इसीलिए चीन, भारत, इंडोनेशिया जैसे जो देश हैं, जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं और जहाँ पर बेरोज़गारी की समस्या है, वहाँ पर सरकार खास तौर से लघु उद्योगों को बढ़ावा देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें रोज़गार मिल सके। इसके बाद आते हैं बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योगों में सब कुछ बड़ा है, बहुत बड़े बाजार के लिए ये उत्पादन करते हैं। इनका बाजार सिर्फ एक देश नहीं बल्कि विदेश भी होता है। वर्ल्ड मार्केट के लिए ये निर्यात करते हैं अपना बनाया हुआ सामान। विभिन्न कच्चे माल को इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो उनके आसपास में मिलेगा केवल उसी कच्चे माल को यूज़ करेंगे, नहीं, ये बल्कि बाहर से भी मंगा लेते हैं, दूसरे देशों से भी मंगा करके काम करते हैं। ये जैसे भारत की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ जो हैं, वो सारा इंडिया का ही आयरन नहीं यूज़ करती हैं, लोहा नहीं यूज़ करती, चाइना से भी मंगाती हैं, दूसरी कंट्रीज से भी मंगाती हैं। तो हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बाहर से भी कच्चा माल आयात कर सकते हैं। सारी ही मशीनें ऊर्जा से या बिजली से चलने वाली होती हैं। यहाँ पे जो कामगर हैं, श्रमिक हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, हर एक का एक विशेष काम है। अगर कोई एक नट कस रहा है तो वो केवल वो नट ही कसेगा, दूसरा अगर रंग कर रहा है तो वो पूरे टाइम रंग ही करेगा। तो सबका एक विशेष काम है और उसी में उनको बहुत ज़्यादा जो है कुशलता हासिल हो चुकी है। उन्नत प्रौद्योगिकी, बहुत उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, बढ़िया से बढ़िया मशीनें, बढ़िया से बढ़िया यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी नया से नया हम ला सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पर लाया जाता है। अब ज़रा समझें कि छोटे और बड़े पैमाने के विनिर्माण में अंतर क्या है। यहाँ पे भी प्रौद्योगिकी और शक्ति शामिल है, यहाँ पर भी, मगर यहाँ पर बड़े पैमाने में उच्च बिजली खपत है क्योंकि मशीनों की संख्या बहुत अधिक है। यहाँ पे कुशल अकुशल श्रमिकों की संख्या कम होती है। यहाँ पर श्रमिकों की संख्या चाहे वो कुशल हो, अकुशल हो, अर्धकुशल हो, सबकी संख्या बहुत है। कच्चा माल दूर दराज के क्षेत्रों से खरीदा जा सकता है, मगर यहाँ पर बहुत कम चांसेस हैं कि हम बाहर के देश से मंगाएं। मगर यहाँ पर बड़े पैमाने के उद्योग में कच्चे माल को आयात भी किया जा सकता है। जो हम लघु उद्योग में तैयार माल है वो आमतौर पर उपभोक्ता या छोटे मध्यस्थ माल मीन्स जो डायरेक्टली खरीदा और यूज़ कर लिया, वो तैयार करते हैं। जैसे अगर आपने एक शर्ट खरीदी तो आप शर्ट पहनेंगे ही, अब उसका और कुछ नहीं कर सकते। मगर बड़े पैमाने के उद्योगों में उच्च गुणवत्ता वाले सामान बनाए जाते हैं और कई बारी वो किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। जैसे कोई इंडस्ट्री सिर्फ नट बोल्ट बना रही है, नट बोल्ट जो है वो अपने आप में तो कुछ भी नहीं है,
कोई बड़ी मशीन बनाने वाली कंपनी के लिए वो एक कच्चे माल का काम करेंगी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की बात करें तो वृहद पैमाने पर किए गए विनिर्माण के आधार पर 2 बड़े समूहों में बांटा जा सकता है। एक है परंपरागत वृहद औद्योगिक प्रदेश, जिनके समूह कुछ अधिक विकसित देशों में हैं। मतलब ये ऐसी इंडस्ट्रीज के ग्रुप हैं जो एक जगह पर परंपरागत तौर पर एक जगह पर डेवलप हुए और आज भी वहाँ पर हैं, और ज़्यादातर ये जो है हमारे विकसित देशों में पाए जाते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। दूसरा है उच्च प्रौद्योगिकी वाले वृहद औद्योगिक प्रदेश, जिनका विस्तार कम विकसित देशों में भी हुआ है। ये बाद में बने हैं। जो जैसे हमने बात करी थी मानव विकास वाले चैप्टर में, हमने बात करी थी कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जो अभी आज़ाद हुई थी, अब वो अपना अपना डेवलपमेंट कर रही हैं, तो वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उच्च प्रौद्योगिकी के ऊपर आधारित हैं। इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए एक इस वीडियो में जो हमने सीखा उसे सम अप कर लेते हैं। विनिर्माण क्या है ये समझा हमने, उद्योग विनिर्माण में क्या अंतर है ये भी समझा, आधुनिक बड़े पैमाने पर विनिर्माण की विशेषताएं समझी, औद्योगिक स्थिति किन कारकों से डिटरमाइन होती है वो समझा, और आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट जो है उसको कवर करेंगे। उसका लिंक मैं इसमें बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।